हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम लोग नॉर्दर्न स्टेट्स का दृष्टिकोण समझेंगे। यानी अपने हितों के आधार पे जो उत्तर के देश हैं, कहने का मतलब जो विकसित देश हैं, उनका अपने ही जैसे दूसरे विकसित देशों के साथ क्या दृष्टिकोण होता है, और फिर उसके बाद हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि विकसित देशों का विकासशील देशों के प्रति क्या दृष्टिकोण होगा, है ना। नॉर्थ का नॉर्थ के प्रति दृष्टिकोण तथा नॉर्थ का साउथ के प्रति दृष्टिकोण। विकसित देशों का विकसित देशों के प्रति दृष्टिकोण। क्योंकि देखिए दोनों के हित लगभग लगभग समान होंगे। यहां पर हम लोग नॉर्थ नॉर्थ रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि दो नॉर्थ के देशों के मध्य, है ना, किस तरह की परिस्थितियां होती है। दो विकसित देशों के मध्य कौन कौन सी उभयनिष्ठ परिस्थितियां होती है, कॉमन सिचुएशंस इनकी क्या होती है ना। देखो यहां पर विकसित देशों के मध्य आप देखेंगे ये दोनों के दोनों उत्तर औद्योगिक समाज होते हैं। यानी ये जो भी देश होंगे, मतलब हमने दो विकसित देशों को एग्जाम्पल के रूप में लिया है, दो से अधिक भी होंगे तो उनके बीच यही परिस्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। सबके अंदर उत्तर औद्योगिक समाज होगा, और इस उत्तर औद्योगिक समाज को हम किस लिए जानते हैं? अधिशेष उत्पादन के लिए जानते हैं। इनके यहाँ तकनीक बृहद रूप से विकसित होती है, इनके पास सरप्लस पूंजी होती है ना, यानी अधिशेष पूंजी होती है। इसलिए ये पूंजी का भी व्यापार करते हैं, समझ रहे हैं। सॉफ्टवेयर, फाइनेंस, इन सब का भी व्यापार इनके द्वारा किया जाता है, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत होती है। एनीवे, उत्तर औद्योगिक समाज वाले देशों में जैसे हमने दो नॉर्दर्न स्टेट्स लिया, तो इन देशों के मध्य आप देखेंगे सीमा विवाद ना के बराबर होता है या होता ही नहीं है। यहाँ सीमा विवाद आपको देखने को नहीं मिलेगा इनके बीच। ऐसा नहीं है कि भारत पाकिस्तान की तरह या भारत चीन की जगह चीन की तरह बाउंड्री डिस्प्यूट काफ़ी व्यापक स्तर पे हो, नहीं, सीमा विवाद बहुत कम होता है, ना के बराबर, है ना। इन देशों के मध्य चूंकि सभी पूंजीवादी देश हैं, उदारवादी आर्थिक व्यवस्था का अनुसरण करते हैं, लिहाजा आर्थिक उन्नति को प्राप्त करने की दिशा में इनके मध्य प्रतियोगी माहौल होता है ना। तो आप कह सकते हैं कि आ, इन देशों के बीच प्रतिस्पर्धा अधिक होती है। प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होती है। अब सवाल ये उठता है कि प्रतिस्पर्धा ये लोग किस लिए करते हैं, है ना। क्यों प्रतिस्पर्धा होती है, वजह क्या है, किन मानकों पे ये आपस में कॉम्पिटिटिव माहौल रखते हैं? तो जाहिर सी बात है, संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर इनमें प्रतिस्पर्धा होती है। यानी विश्व में जहाँ कहीं भी नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, वहाँ इनकी कोशिश होगी कि उन नेचुरल रिसोर्सेज पर जाकर हम अपनी पकड़ बनाएं, है ना। तो प्राकृतिक संसाधनों को लेकर ये आपस में प्रतियोगिता करते हैं। दूसरा, इनके पास जो अधिशेष उत्पादन होता है, उस उत्पादन की खपत की जा सके, है ना, उसके लिए इन्हें बाजार चाहिए। तो बाजार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इनमें आपस में प्रतियोगिता होती है। और चूंकि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि उत्तर औद्योगिक समाज वाले जो देश होते हैं,
ये चाहते हैं कि विश्व अर्थव्यवस्था का संचालन वैश्विक संस्थानों के माध्यम से हो, है ना। तो चूंकि ये सब चाहते हैं कि वैश्विक संस्थाओं के माध्यम से विश्व की आर्थिक व्यवस्था संचालित हो, लिहाजा इनकी कोशिश होती है कि हम वैश्विक संस्थाओं पर अपना वर्चस्व स्थापित करें, अपना कंट्रोल स्थापित करें। और इन विकसित देशों में जो देश वैश्विक संस्थाओं पर अत्यधिक नियंत्रण रख पाते हैं, निसंदेह अपने हितों को साधने में इन्हें मदद प्राप्त होती है उन संस्थाओं के माध्यम से, क्योंकि संस्थाओं के माध्यम से ये अपने अनुकूल नीतियों का सृजन व क्रियान्वयन करवा ले जाते हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं कि जो इनमें प्रतिस्पर्धा होती है वो बेसिकली नियंत्रण स्थापित करने को लेकर प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है नियंत्रण स्थापित करने को लेकर। नियंत्रण स्थापित करने को लेकर कहाँ नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं ये? वैश्विक संसाधनों पर, वैश्विक बाजार पर, प्लस वैश्विक अर्थव्यवस्था को संचालित करने वाली वैश्विक संस्थाओं पे। तो देख रहे हैं ये दोनों के दोनों नॉर्थ के स्टेट्स, इनकी साझी मंशा यहाँ देखने को आपको मिलेगी। ये सब चाहेंगे कि कैसे हम वैश्विक संसाधनों पर नियंत्रण करें, कैसे विश्व बाजार पर अपना वर्चस्व स्थापित करें, वैश्विक संस्थाएं कैसे हमारे अनुकूल काम करने लगे, तो उस पर नियंत्रण स्थापित करने का ये प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए इन सब के हेतु, इन सब को लेकर, यानी इन तीनों ही नियामकों पर नियंत्रण स्थापित करने को लेकर 1990 में अमेरिका के द्वारा एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया जिसको बोला गया थ्योरी ऑफ रीजनलाइजेशन, है ना, क्षेत्रीयकरण का सिद्धांत। हम लोग समझेंगे कि थ्योरी ऑफ रीजनलाइजेशन क्या है ना, क्षेत्रीयकरण का सिद्धांत क्या है। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊं कि किस तरीके से आखिर इनमें आपस में प्रतियोगिता होती है ना। चलो, भौगोलिक सीमा को लेकर ये आपस में नहीं लड़ते झगड़ते, क्योंकि इनके बीच भौगोलिक विवाद नहीं होता। ये आर्थिक एकीकरण की दिशा में इतना आगे बढ़ चुके होते हैं, ये भौगोलिक संप्रभुता को बहुत औचित्य या बहुत तवज्जो भी नहीं देते। आप देख लीजिए, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली सब सटे सटे देश हैं और कभी भी इनमें सीमाई विवाद नहीं होता। आप चाहें तो एक दिन में यूरोप के 30-40 देशों का भ्रमण करके आ सकते हैं, मेट्रो के माध्यम से, रेल के माध्यम से। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपस में इनके वीज़ा नॉर्म्स वगैरह बहुत टफ हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हम भौगोलिक सीमाओं पे अगर दरार पैदा करेंगे तो खुल के व्यापार व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, है ना। और वैश्वीकरण की डिमांड यही है कि भौगोलिक संप्रभुता को किनारे रखो और आर्थिक उभार की तरफ ध्यान दो। ठीक है, देखिए 2001 में आपको मालूम होगा अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ। 2001 में भारत की संसद पे भी अटैक हुआ था। पीछे की क्लासेस में कभी ना कभी हमने डिस्कस किया होगा इसको। एनीवे, 2001 में जब अमेरिका पे अटैक किया गया तो जाहिर सी बात है अमेरिका ने उसमें ओसामा बिन लादेन का हाथ पाया। और जब ओसामा बिन लादेन की जड़ें ट्रेस की गई, है ना, ओसामा बिन लादेन अलकायदा का सरगना था, जिसे आगे चलकर पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा मार गिराया गया। एनीवे, तो अलकायदा बेसिकली अफ़गानिस्तान में अपना केंद्र बना रखा था और वहीं से
WTC पर आतंकी हमले की साजिश रची गई थी। तो जब अमेरिका को पता चला कि अफगानिस्तान बेस्ड या अफगानिस्तान आधारित आतंकी संगठन ने हमारे विरुद्ध हमला किया है, तो अमेरिका बहुत प्रतीक्षा नहीं किया और 2002 में अफगानिस्तान पे हमला कर दिया, है ना। और इस हमले में, अमेरिका के द्वारा किए गए इस हमले में फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिका का सहयोग किया। है ना। 2001 के WTC हमले के बाद अमेरिका ने 2002 में अफगानिस्तान पे अटैक किया, और इस अटैक में अमेरिका का साथ कौन दिया? फ्रांस और जर्मनी ने साथ दिया, फ्रांस और जर्मनी ने। फिर 2003 में आप देखते हैं कि USA इराक पे हमला करता है, इराक पे। लेकिन USA के द्वारा 2003 में जो इराक पे हमला किया गया था, इस हमले का फ्रांस और जर्मनी ने विरोध किया। जबकि यहां पर आप देखे हैं कि इन लोगों ने समर्थन किया था। फिर अगर आगे चलें आप 2011 में, है ना, तो USA ने लीबिया पर हमला किया। लीबिया पर हमला किया। और इस हमले में फ्रांस ने USA का साथ दिया, जबकि जर्मनी ने USA का विरोध किया। तो देख रहे हैं, कभी कभी किसी फ्रंट पे जो नॉर्दर्न देश हैं अमेरिका का साथ दे रहे हैं, कभी विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? साथ और विरोध का जो माजरा है वो इसी के आधार पर निर्धारित हो रहा है। वैश्विक संसाधनों पर नियंत्रण, वैश्विक बाजार पर नियंत्रण और वैश्विक संस्थाओं पर नियंत्रण के लिए। यानी जहां इन तीनों मानकों पर दो उत्तर के देशों के हित आपस में टकराएंगे नहीं, वहां एक दूसरे का साथ दे देंगे, और जहां हित टकराएंगे वहां ये एक दूसरे का विरोधी बन जाएंगे, है ना। तो आतंकवाद का हवाला देते हुए अमेरिका ने बारी बारी से इन तीनों देशों पर हमला किया, लेकिन अगर इसकी बुनियाद में चला जाए तो बुनियाद में अमेरिका का मूल उद्देश्य क्या था? इनके आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करना, है ना। और मतलब डायरेक्टली अगर कहा जाए तो आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करना इनका उद्देश्य था। और परोक्ष रूप से अगर देखा जाए, इनडायरेक्टली, तो इन पर हमले के दौरान अमेरिका अपने अस्त्र शस्त्रों की नुमाइश भी करता है, प्रदर्शन करता है, और उन अस्त्र शस्त्रों को देखकर जो अड़ोस पड़ोस के देश हैं उनके मन में भी ये भावना आई कि काश हमारे पास भी ऐसे अस्त्र शस्त्र होते। तो इस तरह से इसी प्रदर्शन के आधार पर अमेरिका अपने अस्त्र शस्त्रों को एक बेचने का भी रास्ता निकाल लिया, है ना, कि जब हम व्यवहार में इसे लाएंगे, लोग देखेंगे इनकी ताकत को तो खरीदना चाहेंगे। तो एक तरह से प्रचार भी कर डाला। तो मूल उद्देश्य अमेरिका का यही था, है ना। केवल आतंकवाद का सफाया करना उद्देश्य होता तो इतना सुनियोजित तरीके से इन इन देशों को टारगेट करके इन पर हमला नहीं किया जाता। और ये जितने भी देश हैं सब आर्थिक संसाधनों से, कच्चे माल से संपन्न हैं। इनके यहाँ कच्चे माल का दोहन नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि पूंजी व तकनीक का अभाव है। ये दक्षिण के देश हैं, इराक हो गया, अफगानिस्तान हो गया, लीबिया हो गया, गरीब देश हैं ये सब। खैर, एक बात तो यहाँ आपको समझना होगा कि उत्तर के देश, समझ रहे हैं, विश्व के अंदर संसाधनों पर नियंत्रण, विश्व की बाजार पर नियंत्रण,
वैश्विक संस्थाओं पर नियंत्रण को लेकर आपस में प्रतियोगिता तो करते हैं, आपस में इनके बीच आप कह सकते हैं प्रतियोगी माहौल होता है, लेकिन प्रतियोगिता की यह डिग्री कभी भी युद्ध वाली हालात में तब्दील नहीं होती है ना। मौका पड़ने पर एक दूसरे का साथ देंगे, विरोध करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपस में इनके बीच युद्ध छिड़ जाएगा, नहीं, युद्ध नहीं छिड़ पाता है। जबकि दक्षिण के देशों के साथ ये पाया जाता है कि बात बात पे उनके बीच युद्ध छिड़ जाता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता है ना। चलो, तो ये तो हम लोगों ने नॉर्थ के प्रति दृष्टिकोण देखा। अब हम बात करेंगे नॉर्थ का साउथ के प्रति दृष्टिकोण। लेकिन नॉर्थ का साउथ के प्रति दृष्टिकोण को समझने से पहले, जैसा मैंने बताया था कि 1990 में पॉलिसी ऑफ रीजनलिज्म या रीजनलाइजेशन आई, क्षेत्रीयकरण की नीति। और क्षेत्रीयकरण की नीति बेसिकली नॉर्थ के देशों में व्याप्त है, उत्तर के देशों में। समझ रहे हैं मेरी बात? तो एक बार हम लोग रीजनलाइजेशन को समझ लेते हैं, ठीक है। क्षेत्रीयकरण, हालांकि यहाँ क्षेत्रीयकरण को हम लोग इकोनॉमिक सेंस में समझेंगे, आर्थिकी के संदर्भ में। फिर उसके बाद नॉर्थ का साउथ के प्रति दृष्टिकोण समझेंगे, ठीक है। क्षेत्रीयकरण की नीति उत्तर के देशों में अपनाई जाती है, मतलब मूल रूप से ये उत्तर के देशों में व्याप्त थी। अब तो दक्षिण के देशों में भी इनका प्रभाव देखने को मिलता है ना। एनीवे, उत्तर के देशों में किस संदर्भ में अपनाई जाती है? आर्थिक संदर्भ में अपनाई जाती है। देखिए, एक रीजनलाइजेशन से पहले की भी अवस्था होती है, और इससे पहले की अवस्था को हम लोग बोलते हैं द स्टेज ऑफ प्री रीजनलाइजेशन, है ना। क्षेत्रीयकरण से पूर्व की अवस्था, और क्षेत्रीयकरण से पूर्व की अवस्था को हम लोग देशों के संदर्भ में एमएफएन की बात करते हैं। एमएफएन, मस्ट फेवर्ड नेशन, एमएफएन। अति प्रिय राष्ट्र। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई कंट्री C1 है, कंट्री C1 है, कंट्री C1 ने कंट्री C2 को कहा कि आप मेरे लिए एमएफएन हैं, अति प्रिय राष्ट्र हैं। अति प्रिय राष्ट्र का मतलब हुआ कि हम आपके साथ जब भी किसी आर्थिक व्यवहार में जाएंगे, है ना, अन्य देशों की तुलना में हम आपको वरीयता देंगे। यानी आपके यहाँ से आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर हम टैरिफ दर समाप्त तो नहीं करते हैं, लेकिन टैरिफ दर में कटौती कर देते हैं, टैरिफ बैरियर्स को आसान बना देते हैं। समझ रहे हैं? जो प्रशुल्क बाधाएं हैं, जैसे कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इनकी दर को कम कर देंगे। नॉन टैरिफ बैरियर्स में भी यहाँ पर कटौती कर दी जाती है। तो इस तरह से जब कोई देश दूसरे देश को एमएफएन स्टेटस प्रदान करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस देश ने सामने वाले देश को अति प्रिय राष्ट्र मानना शुरू कर दिया, आर्थिक लिहाज से, इकोनॉमी कंटेक्स्ट में। और यहाँ पर टीबीज यानी टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स में एक तरह से कह सकते हैं कटौती कर दी जाती है। समझ रहे हैं? और फिर मान लीजिए C1 क्या कहेगा, आगे चल के C3 को कहेगा कि देखो भाई, हम आपको भी मस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देते हैं।
यानी जो व्यवहार, जो आर्थिक व्यवहार हम एक अति प्रिय राष्ट्र के लिए कर सकते हैं या करते हैं, वही व्यवहार हम आपके साथ भी करेंगे। तो इस तरह से करके कहीं ना कहीं माहौल को, मतलब दो या दो से अधिक देश आपस में एक तरह से फ्रेंडली माहौल को डेवलप करते हैं। और जब ये फ्रेंडली माहौल एक ठीक ठाक लेवल पे पहुंच जाता है, मान लीजिए बदले में C2 ने भी C1 को MFN का दर्जा दे दिया, C3 ने भी C1 को MFN का दर्जा दे दिया, तो मान लिया जाता है कि दोनों देशों के बीच एक सौहार्दपूर्ण माहौल बन चुका है। और उसी सौहार्दपूर्ण माहौल की बुनियाद पे अब ये क्षेत्रीयकरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीयकरण में तमाम देश एक साथ मिलजुल कर एक ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे वे आपस में आर्थिक व्यवहार को, ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज को बड़ी आसानी से संचालित कर सके, एक इकाई बन के, एक यूनिट बन के। ठीक है। तो प्री रीजनलाइजेशन के बाद यानी MFN स्टेटसहुड के बाद हम कहाँ शिफ्ट करते हैं? रीजनलाइजेशन की तरफ शिफ्ट करते हैं। और आपको बताऊं, रीजनलाइजेशन यानी क्षेत्रीयकरण की क्षेत्रीयकरण के कुल 6 चरण होते हैं। 6 चरण होते हैं, समझ रहे हैं? इसमें क्या होता है, यहाँ दो या दो से अधिक देशों के मध्य, है ना, PTA किया जाता है। PTA, FTA, फिर आप कह सकते हैं कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, मॉनेटरी यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन। ये 6 रीजनलाइजेशन की स्टेजेस हैं। PTA, FTA, है ना, कस्टम्स यूनियन, कॉमन मार्केट, मॉनेटरी यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन, है ना। 1 2 3 4 5 6, यही 6 स्टेजेज होती हैं। देखो, PTA का फुल फॉर्म होता है प्रिफरेंशियल ट्रेड एरिया, है ना, वरीयता व्यापार क्षेत्र। FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एरिया, मुक्त व्यापार क्षेत्र। समझेंगे हम लोग एक एक का मतलब। कस्टम्स यूनियन, कस्टम्स यूनियन इसको हम लोग बोलते हैं मुक्त, सॉरी, सीमा शुल्क संघ, सीमा शुल्क संघ। कॉमन मार्केट को बोलते हैं साझा बाजार। मॉनेटरी यूनियन को हम लोग बोलते हैं मौद्रिक संघ हिंदी में। और इकोनॉमिक यूनियन को बोलते हैं आर्थिक संघ। तो इन्हीं 6 अवयवों के आधार पे रीजनलाइजेशन की अवधारणा को प्राप्त किया जाता है, क्षेत्रीयकरण को अपनाने का प्रयास किया जाता है ना। देखिए, PTA क्या होता है? प्रिफरेंशियल ट्रेड एरिया, वरीयता व्यापार क्षेत्र। ध्यान से समझेंगे। PTA में क्या होता है कि मान लीजिए दो देश हैं, सपोज, C1 एंड C2। इसमें दो से आमतौर पर अधिक ही देश होते हैं,
मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। एमएफएन में क्या होता है कि एक बारी में एक देश दूसरे देश को एमएफएन का दर्जा देता है, फिर अपने स्तर पे तीसरे को देगा, चौथे को देगा, इस तरह से। पीटीए वगैरह उससे थोड़ी बड़ी अवस्था होती है। यहाँ पर आमतौर पे 2 से अधिक ही देश होते हैं, 10 देश, 20, 25 इस तरह से आपस में मिलकर बनाते हैं प्रिफरेंशियल ट्रेड एरिया। ये क्या करेंगे, मान लीजिए C1 है, C2 है, C3 है। मैं 3 देशों का एग्जांपल लेता हूँ, सपोज C1, C2 एंड C3। इनके बीच कोशिश होती है कि मान लीजिए C1 अपने प्रोडक्ट को C2 में ले जाए, और सपोज C2 अपने प्रोडक्ट को C3 की मार्केट में ले जाए, C3 अपने प्रोडक्ट को C1 की मार्केट में ले जाए, है ना। C1 अपने प्रोडक्ट को C3 की मार्केट में ले जाए, तो सभी देश बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर लगने वाले टैरिफ बैरियर्स को और नॉन टैरिफ बैरियर्स में कटौती कर देते हैं। इससे क्या होता है कि दूसरे की वस्तुएं आपके बाजार में आसानी से आ जा सकेंगी। तो ये बेसिकली प्रिफरेंशियल ट्रेड एरिया में होता है। अब प्रिफरेंशियल ट्रेड एरिया एग्रीमेंट के तहत जो देश सिग्नेटरी होते हैं, हस्ताक्षरकर्ता होते हैं, वे एक दूसरे के साथ बड़ी आसानी से, सुगमता से व्यापार व्यवसाय कर पाते हैं, क्योंकि प्रिफरेंशियल ट्रेड एरिया के एग्रीमेंट में आने वाले जो भी देश हैं, उनमें एग्रीमेंट की ये शर्त ही होती है कि भाई आपके यहाँ से जो वस्तु आएगी उन देशों की तुलना में हमारे यहाँ सस्ती पड़ेगी, क्योंकि आपके ऊपर हम टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स की शर्तें आसान रखेंगे। और ये सभी एक दूसरे के लिए ऐसा करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक क्षेत्र विशेष के अंदर व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने में सहूलियत मिलती है ना। ये कहलाता है प्रिफरेंशियल ट्रेड एरिया। चलो, दूसरा है एफटीए। एफटीए में क्या है, एक कदम हम और आगे बढ़ जाते हैं, और चूंकि नाम ही है इसका फ्री ट्रेड एरिया, तो अगर फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट में जो भी देश आएंगे, मान लीजिए XYZ MN एटसेट्रा, तो ये देश एक दूसरे की वस्तुओं के ऊपर, है ना, किसी भी तरह के ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाएंगे, चाहे वो टैरिफ बैरियर्स हो या नॉन टैरिफ बैरियर्स हो, है ना। हर तरह के टीवीज, टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को यहाँ समाप्त कर दिया जाता है। यानी जिस रेट पे आपके अपने देश में वस्तु बनने के बाद बिकती है, मेरे देश में भी आप उसी रेट पे बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके ऊपर हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, कोई बैरियर नहीं लगाएंगे। तो इसको बोला जाता है फ्री ट्रेड एरिया, है ना। तो इससे आपको नहीं लगता कि पीटीए की तुलना में और आसानी से आप व्यापार व्यवसाय में आगे बढ़ सकते हैं एफटीए के अंदर। एनीवे, हाँ, यहाँ एक बात आप ध्यान रखेंगे, चाहे बात पीटीए की हो या बात एफटीए की हो, पीटीए में हम क्या करते हैं, टैरिफ बैरियर्स में कटौती करते हैं, टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स में ढील देते हैं। एफटीए में टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स हटा देते हैं। यानी मिला जुलाकर व्यापार व्यवसाय को सुगम बनाने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है कि दो देशों की आपस में एक तरह से निर्भरता बढ़ती है, एक दूसरे के प्रति उनमें विश्वास बढ़ता है ना। और आप कह सकते हैं कि विवाद कम होता है। जब एक साथ आप मिलजुल के काम करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके बीच संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहेंगे, विवाद की स्थिति कम होगी। तो पीटीए और एफटीए के माध्यम से कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच, है ना, निर्भरता बढ़ती है, प्लस आप कह सकते हैं विश्वास बहाली होती है, विश्वास बढ़ेगा, साथ ही साथ इन देशों के मध्य आपस में विवाद घटेगा। तो ये सारे फायदे होते हैं वैश्विक संबंध के लिहाज से, क्षेत्रीयकरण में जाने से। एनीवे, ये पीटीए के तहत जो रियायत दी जा रही है और एफटीए के तहत और बढ़ी हुई रियायत दी जा रही है, ये आम तौर पे
सभी वस्तुओं पर रियायत नहीं दी जाती, समझ रहे हैं। इसके लिए कुछ वस्तुएं चिन्हित की जाती हैं, है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए कि सपोज भारत में कोई वस्तु है जिसका खूब उत्पादन होता है, उसकी खपत भी होती है भारत में, और अगर वही वस्तु बाहर से आए तो कई दफ़ा ऐसा संभव है कि बाहर की वस्तु हमारी वस्तु की तुलना में सस्ती हो, और जब हमारी वस्तु की तुलना में वो सस्ती होगी तो वैसे में समस्या पैदा हो जाएगी। हमारे लोग क्या करेंगे, बाहर की वस्तु को खरीदने लगेंगे, फिर हमारे यहाँ के लोगों के लिए चुनौती पैदा हो जाएगी, जो उत्पादनकर्ता वर्ग है उसके लिए चुनौती पैदा हो जाएगी। जैसे आपको बताऊं, मान लीजिए कि हमने सपोज पाकिस्तान के साथ, थोड़ी देर के लिए आप मान लो, पाकिस्तान के साथ FTA कर लिया, फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट कर लिया। मालूम है आपको, हिंदुस्तान में नासिक का नाम आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में है एक जगह है, नासिक की प्याज बड़ी फेमस है, और पाकिस्तान के अंदर लाहौर में भी लाहौर की प्याज बड़ी फेमस होती है, माना जाता है पाकिस्तान में। अगर आप दिल्ली से लाहौर की दूरी और दिल्ली से नासिक की दूरी देखेंगे तो लगभग 1.5 गुने का फर्क मिलेगा, 1.5 गुने का। 1.5 गुने का, हम तो कह रहे हैं कि 2 गुने का, 2 से भी ज़्यादा, क्योंकि दिल्ली से नासिक की दूरी लगभग 1450 किलोमीटर पड़ेगी, और अगर दिल्ली से लाहौर की दूरी आप देखें तो 650 किलोमीटर पड़ेगी। अगर आप कर लिए FTA, कर लिया FTA की लिस्ट में प्याज को भी आपने डाल दिया तो सॉरी। ठीक है, मान लीजिए लाहौर में जो प्याज उत्पादित हुई, पर प्रति किलोग्राम प्याज का मूल्य, यहाँ लाहौर की प्याज का मूल्य सपोज 50 रुपये है। 50 रुपये किलो लाहौर की प्याज का मूल्य है, और अगर हम नासिक में उगाई गई या उत्पादित प्याज की कीमत निकालें यस हाँ, और मान लो नासिक में उगाई गई प्याज की कीमत भी 50 रुपये है, ठीक है। सपोज भारत ने पाकिस्तान के साथ, इंडो पाकिस्तान के बीच FTA है, फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान से आने वाली वस्तु भारत में आएगी
तो जिस मूल्य पे पाकिस्तान बेचना चाहेगा उसी मूल्य पे यहाँ बिकेगी, क्योंकि भारत की तरफ से उस पर कोई टैरिफ बैरियर्स या नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं लगाए जा रहे हैं। बैरियर्स लगाते हैं तो यहाँ पर एक तरह से सीमा शुल्क वगैरह लगाकर, है ना, और भी तमाम तरह के टैक्स लगाकर उसकी कीमत को बढ़ा देते हैं हम। तो सपोज अगर टैरिफ बैरियर नहीं लगेगा, या मान लो टैरिफ बैरियर लगाते तो हो सकता था 50 रुपए की प्याज भारत में आके ये 100 सवा 100 रुपये किलो हो जाती, तो फिर कोई नहीं खरीदता, सब लोग नासिक वाली प्याज को ही खरीदेंगे। लेकिन अगर आप एफटीए कर लिए हैं तो जिस मूल्य पे पाकिस्तान में है उसी मूल्य पे भारत में भी बिकेगी। आप जरा सोचो, भारत में जो मूल्य वृद्धि होती है अलग अलग स्थानों पे, जैसे आप नासिक से प्याज ले जाएंगे दिल्ली में तो 1450 किलोमीटर की दूरी है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाएगा, और मान लीजिए कि प्रति किलोग्राम 10 रुपये ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ गया, तो इस तरह से प्याज की कीमत दिल्ली में या दिल्ली के ग्राहकों के लिए नासिक वाली प्याज की कीमत कितनी हो जाएगी? ₹60। और लाहौर वाली प्याज यहाँ आएगी दिल्ली में तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज सीधे आधे से भी कम हो जाएगा। तो मान लीजिए 4 रुपया बढ़ा तो लाहौर वाली प्याज यहाँ 54 रुपये में बिकेगी। अब दिल्ली के खरीदार को किससे मतलब है? प्याज से मतलब है। उसको इससे थोड़ी मतलब है कि ये पाकिस्तान में उत्पादित हुई है कि भारत में उत्पादित हुई है। प्याज है तो प्याज है, सीधी सी बात है ना। चाहे कोई कितना भी राष्ट्रभक्त हो, सस्ती प्याज ही खरीदेगा, कुछ एक को छोड़ के। कुछ एक क्या, सोशल मीडिया पे ही सब विरोध करते हैं, हकीकत में सब अपना फायदा देखते हैं, है ना। इसे आज भी बहुत लोग मिल जाते हैं सोशल मीडिया पे जो अपनी वॉल पे लिखेंगे कि कोई ऐसा लैपटॉप सजेस्ट करना जो मेड इन चाइना ना हो, यानी चाइना का उसमें कोई भी आइटम या कोई भी आर्टिकल ना इस्तेमाल हुआ हो। हकीकत यह है कि वर्तमान विश्व में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जिसमें कोई ना कोई आर्टिकल चाइना का ना लगा हो। तो ऐसे में तो फिर आपको यूज ही नहीं करना चाहिए, है ना। तो एनीवे, दिल्ली वालों के लिए कहाँ की प्याज सस्ती होगी? लाहौर की। तो जाहिर सी बात है नासिक की प्याज क्या हो जाएगी? फिर सड़ती रह जाएगी, कोई खरीदेगा नहीं। तो खरीदेगा नहीं तो फिर नासिक के किसान शांत बैठेंगे क्या? नासिक के किसान आके दिल्ली को घेर लेंगे गाजीपुर बॉर्डर पे और गाजियाबाद बॉर्डर पे, है ना। और सरकार के सामने एजिटेट करने लगेंगे, प्रोटेस्ट करने लगेंगे कि हमारे उत्पादों को सुरक्षा दो। तो इस तरह के एक तरह से विरोधी माहौल भारत में ना पैदा हो, भारत के लोग सरकार से असंतुष्ट ना हो, तो सरकार क्या करती है? एफटीए करते समय अपनी इस तरह की कमोडिटीज़ का ध्यान रखती है और कहती है कि ठीक है, ऐसा करते हैं, हम लोग एफटीए के लिए एक लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ कमोडिटीज, और वे सारे उत्पाद जिन पर या जिनको एफटीए की लिस्ट में शामिल करने से अपने देश के लोगों के हित अगर बाधित होने लगेंगे तो उन उत्पादों को हम इस लिस्ट ऑफ कमोडिटीज से बाहर कर देते हैं, है ना। और उन्हें हम कहते हैं कि ये निगेटिव लिस्ट की वस्तुएं होंगी, निगेटिव लिस्ट। पॉजिटिव लिस्ट किसे कहते हैं? उस लिस्ट को कहते हैं जिसके अंदर जितनी वस्तुएं उल्लेखित होंगी उन वस्तुओं पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, है ना। तो जरा सोचिए, यहाँ प्याज को लेकर मान लीजिए भारत पाकिस्तान के बीच एफटीए हो गया, तो आपकी नज़र में प्याज को पॉजिटिव लिस्ट में रखा जाएगा कि निगेटिव लिस्ट में? तो सीधी सी बात है, आप यही चाहेंगे ना कि प्याज को कहाँ रखें हम? निगेटिव लिस्ट में रखें। तो इतना तय हो गया कि अगर पाकिस्तान भारत में प्याज भेजेगा, एक्सपोर्ट करेगा बेचने के लिए या लाएगा, तो उस पर उसे टैरिफ बैरियर से छूट नहीं मिलेगी, उस पर हम टैरिफ बैरियर्स लगाएंगे और इस तरह से उसकी वस्तु की कीमत इतनी महंगी कर देंगे कि भारत के लोग उस वस्तु को खरीदेंगे ही नहीं। तो देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए पीटीए एफटीए होता है। ऐसा नहीं है कि सारी वस्तुओं को ओपन कर दिया जाता है इसमें, है ना, ताकि खुद के देश के अंदर एक तरह से विद्रोही माहौल ना बने, असंतुष्टि का भाव लोगों में घर न करे,
इसके लिए सरकार इसका ध्यान जरूर रखती है। ठीक है, तो एक तो हो गया कि हम एफटीए करते समय निगेटिव लिस्ट का ध्यान रखते हैं। दूसरी बात मान लीजिए इंडिया और नेपाल के बीच एफटीए है, साथ ही साथ इंडिया और चाइना के बीच एफटीए नहीं है। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच एफटीए नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो कि चाइना और नेपाल के बीच एफटीए है। तो ऐसे में क्या होगा, मान लीजिए कोई पॉजिटिव लिस्ट की वस्तु है, एक्स। ठीक है, भारत और नेपाल के पॉजिटिव लिस्ट में भी एक्स है और चाइना और नेपाल के पॉजिटिव लिस्ट में भी एक्स है। तो ऐसे में होगा क्या कि चाइना से बिना किसी टैरिफ बैरियर्स के एक्स नेपाल पहुंच जाएगा, और एक्स अगर चाहे तो बिना टैरिफ बैरियर के इसे भारत भेज देगा। तो जरा सोचिए, ऐसे में इंडिया और चाइना के बीच एफटीए के नहीं होने का कोई औचित्य है? नहीं है, क्योंकि ठीक है, डायरेक्टली भले चाइना की वस्तु भारत नहीं आएगी बिना किसी प्रशुल्क बाधा के, लेकिन नेपाल के रास्ते तो आ सकती है। तो यहीं पर कंसेप्ट आया थ्योरी ऑफ ओरिजिन। थ्योरी ऑफ ओरिजिन यानी एफटीए के लिस्ट में, है ना, जो वस्तुएं शामिल हैं वे वस्तु दूसरे देश में भेजने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि हमने अपने यहां इसे उत्पादित किया है। तो जब थ्योरी ऑफ ओरिजिन के माध्यम से, आपको नहीं लगता कि चाइना नेपाल के माध्यम से एफटीए का मजा लेते हुए भारत में कोई प्रोडक्ट भेज नहीं सकता? तो इस तरह की विसंगतियों से बचने के लिए हम थ्योरी ऑफ ओरिजिन का सहारा लेते हैं। इसको रूल्स ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं। यानी जब दो देश आपस में एफटीए पर हस्ताक्षर करते हैं तो उसमें ये बात उल्लेखित होती है कि हम उन्हीं वस्तुओं को शामिल करेंगे जिसका उत्पादन या पुनरुत्पादन हमारे देश में होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पीटीए और एफटीए के बारे में समझा। देखो, कस्टम यूनियन, सीमा शुल्क संघ, ये भी एक तरह से व्यापार व व्यवसाय को सुगम बनाने के लिए इस प्रणाली का सहारा लिया जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए है ना, सपोज मान लीजिए तीनों अलग अलग देश हैं। ये सपोज गुजरात देश है, इसको हम देश मान ले रहे हैं, इसको हम एमपी मान ले रहे हैं, इसको हम यूपी मान ले रहे हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये तीन अलग अलग देश हैं। और सपोज इन देशों में यूएसए से कोई प्रोडक्ट आता है, गुजरात बंदरगाह पे आता है। तो यहाँ क्या होगा कि सपोज अगर ये गुजरात आया तो गुजरात इस पे क्या लगाएगा? कस्टम्स ड्यूटी लगाएगा, सीमा शुल्क संघ लगाएगा, सॉरी सीमा शुल्क इस पे आरोपित करेगा। और फिर जब गुजरात से क्रॉस करते हुए ये एमपी जाएगा, है ना, तो मध्य प्रदेश देश भी इस पे सीमा शुल्क लगाएगा। और इस तरह से ये वस्तु उत्तर प्रदेश जाते जाते क्या होगी? काफी महंगी हो जाएगी। अब होगा क्या कि मान लीजिए इन देशों ने आपस में, है ना, इन्होंने सपोज आपस में कस्टम्स यूनियन बना लिया।
सीमा शुल्क संघ बना लिया, तो उसमें क्या होगा कि एक ही देश की सीमा पे यूएस की वस्तु पे कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाएगी, और उसी रेट पे जैसे ही ये गुजरात की बाउंड्री में आएगा, आप समझ लीजिए कि ये एमपी की बाउंड्री में भी आ गया, यूपी में भी आ गया, अब अलग अलग फिर एक्स्ट्रा इस पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा, है ना। तो इससे भी व्यापार व्यवसाय में आपस में सहूलियत मिलती है। क्लियर है। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं, ये जो एफटीए है ना, जो अभी अभी आपने समझा है, एफटीए में केवल व केवल गुड्स को शामिल किया जाता है ना, गुड्स को, सर्विसेज को नहीं। अभी इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। इकोनॉमी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम्म, देखिए, अब इसके बाद बात आती है कॉमन मार्केट की, है ना। कॉमन मार्केट, कॉमन मार्केट, मॉनेटरी यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन, ये तीनों आसान सा है। कॉमन मार्केट का मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक देशों के बीच, है ना, वस्तु व्यापार के साथ साथ सेवा, श्रम, है ना, आप कह सकते हैं तकनीक इत्यादि का भी व्यापार होना शुरू हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन मार्केट, साझा बाजार। एनीवे, है ना, मतलब भिन्न भिन्न बाजारों में एक ही स्थान पे वस्तुओं के व्यापार के साथ साथ तकनीकी, सेवा, श्रम, पूंजी, इनका भी व्यापार व्यवसाय होने लगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? साझा बाजार बोलते हैं, साझा बाजार। अब जरा सोचिए, दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुएं, सेवाएं, पूंजी इत्यादि का व्यापार व्यवसाय होने लगा, और उस व्यापार व्यवसाय में मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति है, पाकिस्तान के साथ व्यापार कर रहा है, पाकिस्तान में जाएगा तो उसे अपनी मुद्रा को पाकिस्तानी मुद्रा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान का व्यक्ति भारत आएगा तो उसे अपनी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा? व्यापारिक गतिविधियों में पेचीदगी आएगी, जटिलताएं आएंगी, जटिलता आएगी। इस जटिलता को दूर करने के लिए क्षेत्रीयकरण के तहत एक नई संकल्पना विकसित की गई, और उसे बोला गया मॉनेटरी यूनियन। मॉनेटरी यूनियन, मौद्रिक संघ। कैसे यूरोपियन यूनियन के लिए जो एक मुद्रा बना दी गई, यूरो बना दी गई, ठीक उसी तरह यहाँ भी एक कॉमन मुद्रा बना दी जाएगी, कॉमन मुद्रा डेवलप कर दी जाएगी, साझी मुद्रा विकसित कर दी जाएगी। और वो जो साझी मुद्रा है, वो जाहिर सी बात है एक कॉमन सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू की जाएगी, है ना। साझे केंद्रीय बैंक के द्वारा उस मुद्रा को इशू किया जाएगा। तो इस तरह से मॉनेटरी यूनियन की संकल्पना आती है रीजनलाइजेशन में। अब मॉनेटरी यूनियन के बाद जाहिर सी बात है दो या दो से अधिक देश आपस में व्यापार व्यवसाय करेंगे, तो इनके बीच कई दफ़ा विवादास्पद स्थिति भी पैदा होगी, विवाद पैदा होगा। उन विवादों का निपटारा कैसे किया जाएगा? अलग अलग देश चाहेंगे कि हमारी खुद की न्यायिक प्रणाली के तहत इसका मतलब विवादों का निपटारा हो, लेकिन ये तो उचित व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि इसमें पक्षपात का भय बना रहेगा। तो यहीं पर कंसेप्ट आया इकोनॉमिक यूनियन का, आर्थिक संघ, आर्थिक संघ। यानी एक आर्थिक संघ होगा, एक इकोनॉमिक यूनियन होगा, और इस इकोनॉमिक यूनियन के द्वारा
जो भी प्रिंसिपल सेट किए जाएंगे, जो भी सिद्धांत तय किए जाएंगे, कायदे कानून तय किए जाएंगे, उन्हीं कायदे कानूनों के हवाले से, है ना, आ, उस पार्टिकुलर क्षेत्र के अंदर जो भी क्षेत्रीयकरण में देश शामिल हैं उनकी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होगा। तो ये रीजनलाइजेशन की 6 अवस्थाएं हैं, है ना। तो ये रहा नॉर्थ के देशों का अपने ही जैसे नॉर्थ के देशों के प्रति दृष्टिकोण, और क्या कुछ होता है रीजनलाइजेशन के माध्यम से इनके मध्य, ये हमने समझा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नॉर्थ का साउथ के देशों के प्रति दृष्टिकोण। देखिए, नॉर्थ के देशों के लिए साउथ के देश यानी विकासशील देश अपॉर्चुनिटी और चैलेंज दोनों ही रूपों में देखे जाते हैं। यानी नॉर्थ के देशों के लिए साउथ के देश अवसर भी हैं और साथ में चुनौती भी है, चुनौती भी है ना। यानी विकसित देशों के लिए विकासशील देश अवसर की भूमिका में भी होते हैं, चुनौती की भी भूमिका में होते हैं। अगर हमें अवसर को समझना है तो किस रूप में अवसर होंगे भाई? 2-3 रूप तो बिल्कुल साफ साफ परिलक्षित होता है। जैसे साउथ के देशों में आर्थिक संसाधन, खास करके कच्चे माल, नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी व्यापक मात्रा में है, उनका अभी दोहन नहीं हुआ है ना। और ये भी आपको मालूम है कि विकसित देशों के अंदर जो उनके अपने कच्चे माल हुआ करते थे लगभग समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ औद्योगिकरण इतना एक तरह से कह सकते हैं उच्चतर स्थिति में पहुँच चुका है कि उनके खुद के कच्चे माल बचे ही नहीं हैं, है ना। तो नॉर्थ के देश दक्षिण के देशों को उनके आर्थिक संसाधनों के लिहाज से अपने लिए एक अवसर मानते हैं। दूसरा, दक्षिण के देशों की बाजार का आकार बहुत बड़ा है, प्लस लोगों के मन मस्तिष्क में उपभोक्तावादी संस्कृति भी तेजी से घर की हुई है ना। लोग एक तरह से कंजम्पशन फ्रेंडली हुए हैं, उपभोक्तावादी हुए हैं। साथ में अगर आप देखें तो दक्षिण के देशों से सस्ते दर पे श्रमिक भी इन्हें प्राप्त हो सकते हैं। तो इन सारे मानकों पे आप कह सकते हैं कि उत्तर के देशों के लिए दक्षिण के देश क्या हैं? अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। लेकिन एक और बात, हाल के दिनों में यह देखा गया है कि साउथ के देश नॉर्थ के देशों के लिए चुनौती भी बनकर उभरे हैं, क्योंकि आमतौर पे आज के डेट में जहां भी आप आतंकवाद से संबंधित घटनाओं का रेफरेंस पाते हैं या आतंकवाद से संबंधित घटनाएं आपको जहां भी देखने को मिलती है वर्तमान में, अक्सर आप देखे होंगे कि आतंकवाद की जड़ें किसी न किसी साउथ के देश को ही छू रही होती है ना। एशिया अफ्रीका के जो अविकसित या विकासशील देश हैं, उन्हीं देशों की हरकतें आतंकवाद को बढ़ाने में अधिक से अधिक देखी जा रही है इस समय। और जो व्यक्ति संपन्न है वो जाहिर सी बात है अपनी सुरक्षा को लेकर
सचेत रहता है, क्योंकि उसके पास तो खोने के लिए बहुत कुछ है। और जो खुद ही सर्वहारा वाली स्थिति में है, उसके पास खोने के लिए क्या है? तो विकासशील देश के लोग आमतौर पे, या विकासशील देश आमतौर पे आतंकवाद जैसी घटनाओं का सहारा लेकर ये विकसित देशों को परेशान करते हैं। एक तो अपने में भी परेशान रहते हैं, तो अपने में परेशान रहे तो बहुत फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब विकसित देशों को ये परेशान करते हैं तो उनके लिए बड़ा मुद्दा बन जाता है ना। अब पाकिस्तान का कोई आतंकी संगठन अफगानिस्तान में बम फोड़ दे, अफगानिस्तान का पाकिस्तान में फोड़ दे, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान या अफगानिस्तान बेस्ड कोई टेरर आउटफिट अगर जाकर अमेरिका और इंग्लैंड में बम फोड़ दे, तो विश्व मीडिया महीनों महीनों चिल्लाती रहेगी, है ना, क्योंकि उनके लिए ये बड़ा मुद्दा हो जाता है। प्लस पर्यावरण संकट। अब उत्तर के देशों ने तो जम के औद्योगिकरण किया है, पर्यावरण का जितना नुकसान कराना है करा लिया है। अब उन्हें चिंता होने लगी है। चिंता इसलिए होने लगी है कि दक्षिण के देश भी धीरे धीरे औद्योगिकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर ये सारे औद्योगिकरण करने लगेंगे तो फिर तो पर्यावरण का सत्यानाश हो जाएगा। तो पर्यावरण के फ्रंट पे, है ना, एनवायरमेंटल फ्रंट पे भी उत्तर के देश दक्षिण के देशों पे कहीं ना कहीं एक आरोप लगाते हैं कि आप पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ने में एक तरह से आपका बहुत बड़ा हाथ है। इस पे नकेल कसी जानी चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, पहले विश्व के गिने चुने संपन्न देशों के पास घातक हथियार हुआ करते थे, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, लाइक रासायनिक हथियार, जैविक हथियार, या फिर आणविक हथियार, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह। अब आप देख रहे होंगे तमाम विकासशील देश, एशिया व अफ्रीका के जो विकासशील हैं, ये भी लगातार न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह करने में लगे हुए हैं, नाभिकीय परीक्षण। तो ये सारी चीज़ें विकसित देशों को अब हजम नहीं हो रही है। तो इस लिहाज से कि विकासशील देश भी अब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इकट्ठा करने लगे हैं, विकसित देश इन्हें अपने लिए एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं। उन्हें लगता है कि दक्षिण के देश थोड़े गैर जिम्मेदार टाइप के हैं। अगर इन्होंने घातक हथियारों का दुरुपयोग करना शुरू किया तो इससे उत्तर के देशों को, विकसित देशों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है ना। सीधी सी बात है। शुरुआत में वैश्वीकरण को लेकर उत्तर के देशों ने ये योजना बनाई थी कि इसके माध्यम से हम सबकी बाज़ारों में घुस जाएंगे, और सबकी बाज़ारों में जाकर जाहिर सी बात है हमारा प्रोडक्ट ही डोमिनेंट रोल में रहेगा, उनके प्रोडक्ट तो हमारे सामने टिकेंगे नहीं। तो हमें फ़ायदा मिलेगा, हमें बाज़ार भी मिल जाएगी, उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा, प्लस वहाँ से सस्ते दर पे हम कच्चा माल लाएंगे, और इस तरह से प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये जो प्रक्रिया है, जो इन्होंने सोचा था, इनकी सोच तो कहीं ना कहीं आर्थिक साम्राज्यवाद की तरफ इशारा कर रही थी ना। उसको आर्थिक उपनिवेशवाद कह लीजिए। पूंजीवादी व्यवस्था में अगर आप मार्क्सवादी धारा के विचारक लेनिन की बात करें, तो लेनिन साफ साफ कहता है कि पूंजीवाद ही साम्राज्यवाद की मूल जड़ है। पूंजीवाद ही विश्व राजनीति में अराजकता की मूल जड़ है। पूंजीवाद ही विश्व राजनीति में हिंसा व अस्थिरता की मूल जड़ है। और वो पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ता है। और वो कहता है कि पूंजीवादी क्या करते हैं, कमज़ोर देशों को, विकासशील देशों को वैश्वीकरण वगैरह के नाम पर अपनी अर्थव्यवस्थाओं के साथ उनकी अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ेंगे। उद्देश्य क्या होगा, वहाँ से कच्चे माल का दोहन करना, और उसी कच्चे माल से ये तैयार माल जो तैयार करेंगे, जो प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, उसको ले जाकर उसी बाजार में खपा देंगे। अब कोई भी सामान्य व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है कि कच्चे माल की तुलना में तैयार माल महंगा होगा ही होगा। अब गन्ने का भाव और चीनी का भाव क्या दोनों एक जैसा होगा? 1 किलोग्राम गन्ना और 1 किलोग्राम चीनी, दोनों का रेट एक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। चीनी हमेशा महंगी होगी। तो उनकी आपस में यही मंशा रहती है उत्तर के देशों की। लेकिन हुआ क्या कि वैश्वीकरण के अंदर जो मुक्त व्यापार आया, मुक्त व्यापार, है ना, फ्री ट्रेड, इस मुक्त व्यापार की वजह से अब दक्षिण के देश भी अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने लगे हैं। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं, चीन की ओबोर पॉलिसी, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी, ओबोर या ओरोप कुछ भी बोल सकते हैं, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी या वन रोड वन बेल्ट पॉलिसी।
अब ये पॉलिसी आप देख रहे हैं, चीन को यूरोप के इटली से जोड़ती है, पश्चिमी यूरोप से। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक व्यापारिक मार्ग ही तो डेवलप किया जा रहा है। इस पे कई सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स डेवलप होंगे। तो ये किसका विस्तार क्षेत्र है? ये चाइना का विस्तार क्षेत्र है। चाइना क्या है, साउथ का स्टेट है कि नॉर्थ का? सिंपल सी बात है, साउथ का स्टेट है। तो अब ये चीज़ें इनको हजम नहीं हो रही है। अब इन्हें लगता है कि यार ये तो हमारी बाजार तक इनकी भी दखलंदाजी बढ़ने लगी, है ना। पहले क्या था, सीधी सी बात है, मान लीजिए मैं कहूँ कि सपोज ये एक पूरा गांव है। गांव है क्या, आप कह लो किसी गांव का ये पूरा चारागाह है, चारागाह है ना, ग्रेज यार्ड है। और सपोज यहाँ पर कुल 100 फैमिलीज हैं, 100 फैमिलीज। 100 फैमिली में एक है मान लो ग्राम प्रधान की फैमिली, है ना, हरीलाल की फैमिली है ये, हरीलाल मुखिया की, ठीक है। और शेष दूसरी फैमिलीज हैं, चलो ये पूरा का पूरा जो चारागाह है ना, ये बेसिकली हरीलाल मुखिया अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनके पास कुल 100 गायें हैं, इनके पास 100 काउज हैं, और इनके अलावा मान लीजिए और 99 फैमिलीज हैं। तो हरीलाल क्या करते हैं कि गांव का जो संपूर्ण चारागाह है वो खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि हमारे पास गाय है, आप लोगों के पास तो है नहीं, तो भाई हम इसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। तो इनकी 100 की 100 गाय मान लीजिए एक सीजन में यहाँ तक चराई करती है ना। और जब यहाँ की घास खत्म हो जाती है तो इस इलाके में आ जाती है। इस इलाके में जब तक चराई करेगी अगले 2-3 महीने, तब तक यहाँ की घास फिर उग जाएगी, यानी खुल के इनकी गायें चरेंगी यहाँ पे। और एक तो पूरे गांव के चरागाह का ये इस्तेमाल कर रहे हैं मुखिया जी, साथ में जो ये 99 फैमिलीज है इनके पास तो गाय है नहीं, लेकिन दूध की जरूरत इन्हें भी है। तो ये दूध कहाँ से खरीदेंगे? मुखिया के घर से दूध खरीदेंगे। तो देख रहे हैं दोनों तरफ से इनका, दोनों दोनों हाथों में लड्डू हैं इनके, संसाधनों का भी पूरा दोहन कर रहे हैं, प्लस कमाई भी कर रहे हैं दूध बेच के। अब आगे मान लीजिए बाद में पता चला इन 99 परिवारों को कि यार ये तो हमारा नुकसान है, क्या करना है, एक एक गाय हम सब कर लेते हैं। और जैसे मुखिया जी की 100 गाय यहाँ चरती है, वैसे हमारी गाय भी चरेंगी। तो अब क्या होगा, 99 गायें और अतिरिक्त आ गई। अब मुखिया जी की 100 गाय पहले से है, अब तो चरागाह पे अतिरिक्त बल पड़ा। तो इनके मन में थोड़ी खुन्नस आएगी, ये कोशिश करेंगे यार ये सब क्यों गाय खरीद रहे हैं। और जब गाय खरीदने लगेंगे तो मुखिया जी क्या करेंगे, ये 100 गायें रख के, क्योंकि रख के ही चलो एक तो चरागाह को लेकर झंझट पैदा होगी, दूसरी झंझट क्या होगी, इनका दूध क्या करेंगे, ये कौन खरीदेगा इनका दूध। अब सबके पास दूध का स्रोत हो गया, सबने अपनी अपनी गैया रख ली। तो अब आपको नहीं लगता कि मुखिया जी परेशान हो जाएंगे? ये मुखिया जी कोई और नहीं है, ये अमेरिका जैसे देश हैं, है ना। और इनकी गायों पे आश्रित रहने वाले जो देश थे वो कौन थे, यही भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस वगैरह ऐसे। तो वैश्वीकरण ने इनके अंदर भी एक तरह से आप कह सकते हैं उभार ला दिया, और इस लिहाज से अब इनकी जो मोनोपोली थी वो कहीं ना कहीं समाप्त होने लगी। तो ऐसे में नॉर्थ के देश क्या कहेंगे, नॉर्थ के देश साउथ के देशों पर आरोप लगाएंगे कि ऐसा करो, आ, तुम अपने यहाँ उत्पादन करने की बात मत सोचो, क्योंकि तुम उत्पादन करोगे तो पर्यावरण का नुकसान पहुँचा दोगे। इन पे पर्यावरण के नुकसान का आरोप लगाएंगे, एनवायरमेंटल नॉर्म्स लगाकर इन्हें रोकने का प्रयास करेंगे। इनके यहाँ मानवाधिकार का मुद्दा उठाएंगे कि तुम्हारे यहाँ तो 8-8 साल के बच्चों से तुम काम करवा रहे हो, ये उचित नहीं है ना, ये तो बाल अपराध हो गया, बाल शोषण हो गया। तो इस तरह के तमाम मानवाधिकार का शिगूफा फेंक कर पर्यावरण के एक तरह से नियामकों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाकर इन्हें परेशान करने का प्रयास करेंगे, है ना। दूसरी ओर जैसा मैंने अभी अभी कहा कि अब दक्षिण के देश भी क्या करेंगे, दक्षिण के देश भी अब घातक हथियार इकट्ठा करने लगे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने लगे हैं, न्यूक्लियर टेस्ट करने लगे हैं। जब नॉर्थ के देश पूछते हैं कि भाई क्यों किया न्यूक्लियर टेस्ट, तो ये कहते हैं हमें ऊर्जा की सख्त ज़रूरत है।
तो हम अपने लिए ऊर्जा तैयार करने के लिए न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं, ये तो बेकार की बातें, हमें मालूम है तुम बम बनाने के लिए ऐसा कर रहे हो, और तुम्हें बम बनाने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास ढेर सारे बम पहले से पड़े हुए हैं, तुम बम मत बनाओ, तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे। तो दक्षिण के देश क्या कहेंगे, नहीं नहीं, एक दूसरे की सुरक्षा की बात छोड़िए, अगर आपका इतना ही इंटरेस्ट है कि हमारे पास शस्त्र नहीं होने चाहिए, निशस्त्रीकरण होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, पूर्ण निशस्त्रीकरण करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। 2-4 जो एटॉमिक बम हमने बना के रखा है, हम उसे फ्रीज कर देंगे, कोई बात नहीं, निरस्त कर देंगे। ऐसा करिए, आप भी कर दीजिए अपने सारे। यानी निशस्त्रीकरण होगा तो केवल हमारे शस्त्रों का निशस्त्रीकरण नहीं होगा, पूर्ण निशस्त्रीकरण होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो घातक हथियार आपके पास है। यानी विश्व मानवता के लिए सबसे बड़े संकट तो आप हो पहले, फिर हम हैं। तो जब ये इस तरह की बातें दक्षिण के देश करेंगे उत्तर के देशों से, तो उत्तर के देशों को ये हजम नहीं होगी। फिर वो क्या सोचेंगे, कहेंगे यार ये तो वैश्वीकरण के नाम पे हम फंस गए, वैश्वीकरण को फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए। अब इस पे विचार करेंगे। आपको बताऊं, इस पे विचार चल भी रहा है। उत्तर के देश वास्तविक वैश्वीकरण को अब अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास करने लगे हैं। आगे की क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।